A very good morning to you students. So, कैसे चल रहा है सब? Everybody is well and good, everybody is fit and fine. Ma'am keeps asking this every day, है ना? Because I care for you. तो सब लोगों ने अपना अच्छे से ध्यान रखना है because we are in pandemic. Even though lockdown थोड़ा खुल गया है, ज़्यादा हम लोगों को मस्ती नहीं करना है ना? क्योंकि पढ़ाई बहुत करना है, ओके? तो अच्छे से खुद का ख्याल रखो. I want everybody fit. So, अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने सेल टॉपिक शुरू किया था, जहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बहुत डिटेल में मैंने कल तुम लोगों को समझाया था. आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले, ओके? सो बी विथ मी एज ऑलवेज. ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनो बिकॉज हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं और बाद में हम लोग डिटेल में जाएंगे. सो मेन फीचर ऑफ दी सेल थियरी क्या है ये मैंने कल बताया था. मैंने क्या बताया था कि स्क्लेरन एंड शॉन ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था जिसको हम सेल थियरी कहते हैं. सेल थियरी में बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं और वो की पॉइंट्स मैं एक एक करके तुमको समझाती हूँ, ओके? जैसे मैंने कहा कि पहले सारी चीज़ें बहुत डिबेटेबल हो गई थी कि अगर सेल है तो सेल आई कहाँ से, सेल क्या करती है, सेल कैसी होगी, ये सारे क्वेश्चंस अराइज कर रहे थे जिसको सेल थियरी की मदद से इन लोगों ने समझाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, तुम ले लो, मैं ले लो, एक डॉग ले लो, कैट ले लो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, एवरीबडी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेल. सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल होती है, ना कि बस जो रॉबर्ट हुक ने बताया था कि यार वो कॉर्क देखो वहाँ पे सेल है, सिर्फ उसमें नहीं है. अगर तुम मेरे स्किन के बारे में पढ़ो या मेरे आई को पढ़ो तो तुमको हर जगह सेल दिखेगी, स्किन सेल्स दिखेगी, आई सेल्स दिखेगी, एवरीवेयर. द होल एंटायर बॉडी of the whole entire living organism in the whole entire universe is made up of what? Cell. That was what the first postulate जो हमको सेल थियरी से मिला कि हर एक चीज, ये पूरी दुनिया में, ये पूरी धरती में, हर एक जिंदा इंसान, एक जिंदा जानवर, सारे के सारे किससे बने हुए हैं? तो सेल से बने हुए. ठीक है, तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था जो उन्होंने बताया. अब दूसरा ये कहा कि बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सिमिलर थे, सेम पोस्टुलेट्स थे, बस कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड एक बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल. हर एक जानवर, हर एक इसमें क्या है? सेल प्रेजेंट है, ओके? एंड इसमें सब में सेल प्रेजेंट है और इनकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी है. तो ये दो पोस्टुलेट्स हम लोगों को किससे मिले थे? तो सेल थियरी से मिले थे. उसके बाद मेन फीचर ऑफ सेल थियरी क्या होगा? बाकी के दो, चार है, बाकी के दो क्या है? ओके, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम वेयर? प्री एग्जिस्टिंग सेल. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. हर एक सेल जो आज मेरी बॉडी में प्रेजेंट है वो कहाँ से आई है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है. मतलब क्या होता है कि देखो हमारे पास में, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. हमारे पास में नर्व सेल है, हमारे पास में नर्व सेल्स है, हमारे पास में ओवा सेल्स है, हमारे पास में स्पर्म सेल्स है. ये सब तुम लोगों को पता है लास्ट लेक्चर से. ये सब तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, ओके? और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आई कहाँ से? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? जैसे अगर मैं छोटी बच्ची थी, जब मैं छोटी बच्ची थी, राइट, तो आज अगर मैं इतनी बड़ी हो गई तो क्या वो जो बचपन में मेरे पास एक सेल था वही डिवाइड होकर आज मेरे अंदर वो वाले सेल्स प्रेजेंट हो गए? ऑफ कोर्स प्रेजेंट हो गए. कुछ सेल्स का लाइफ बहुत कम होता है, वो डिवाइड होते और एक सर्टेन पॉइंट के बाद में वो डेड बन जाते हैं. ठीक है, बट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते जाते और वो हमारा ग्रोथ करते हैं. समझ में आया? सो अगर मेरे बॉडी में देयर आर व्हाट? बिलियंस ऑफ सेल, मेनी सेल्स, तो वो किस चीज से बने हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है. जो पहले मेरे सेल्स मेरे पास प्रेजेंट थे उनसे ही वो डिवाइड हो गए. और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा है वो है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी किससे शुरू होती है? तो सिंगल सेल से शुरू होती है. कैसे? मैम आज आपको देखा तो आपके पास तो इतनी सारी चीज़ है, समझ लो आपके पास में लंग्स भी है, हार्ट भी है, सब कुछ तो है, तो कैसे होगा कि आप सिंगल सेल से शुरू होंगे? क्या ये मतलब है कि आप कभी जिंदा थे ही नहीं? नहीं बच्चा, इसका क्या मतलब होता है कि जब एक वुमेन के अंदर एक बेबी क्रिएट हो रहा है
राइट? हम लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी किस तरीके से होती है। हम लोगों को पता है कि पहले ओवा सेल, स्पर्म सेल क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, राइट? तो ये जब फ्यूजन होता है तो क्या यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है? नहीं, ये सारी चीजें एक सेल से, जैसे स्पर्म भी देखा होगा ना 3 इडियट्स में कि कैसे स्पर्म लोग एकदम रेस करते रहते हैं और सिर्फ एक स्पर्म जाके वो एग से मिल के आता है, तो वो एक एग होता है, एक स्पर्म होता है। तो ये वन सेल सबसे पहले जिंदगी क्रिएट कर रहा है, समझ में आया? ये जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे हमको डिप्लॉयड कुछ मिला, बराबर, फिर हमारे पास में एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो में देयर आर सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेल्स, राइट? तो तुम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा कि हर एक सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, मतलब एवरी सेल विच एवर इज प्रेजेंट इन साइड माई बॉडी इज मेड फ्रॉम व्हाट? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा नहीं है कि आज कोई आके मुझे सेल्स खिला रहा है, ये ले अब तो नए सेल्स खा, नो, मेरे बॉडी में ऑलरेडी सेल्स है और वही सेल क्या होंगे? डिवाइड होंगे, सेल डिवीजन होगा उनका, एंड डिवीजन होने के बाद में दे विल इंक्रीज देयर नंबर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, बराबर। एंड दूसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है कि हर एक जिंदगी किस चीज से शुरू हो रही है? तो एक सिंगल सेल से शुरू हो रही है, ठीक है? तो तुम लोगों को इतना समझ में आ गया। इसीलिए सेल थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये बता रहा है कि सेल जो है वो हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एंड क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेल्स, बराबर। एंड बिकॉज उसका कंपोजिशन पूरे के पूरे बॉडी का सेल के वजह से हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेल कहाँ से निकल रही है? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल रही है। जो सेल्स हमारे पास में ऑलरेडी थे वो ही डिवाइड होके अब नए सेल्स बन रहे और हमारी बॉडी और ज़्यादा डेवलप हो रही है। उसके अलावा एवरी ऑर्गेनिज्म कैन व्हाट? स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। जैसे मैंने कहा था कि स्पर्म एक होता है, एग एक होता है, ये दोनों एक एक फ्यूज होते हैं। ऐसे नहीं कि 500 स्पर्म जाके वो एग में घुस जाएंगे, नो। वी हैव सीन इट कि 3 इडियट्स में क्या हो रहा था कि बहुत सारा रेस हो रहा था स्पर्म्स का, बहुत सारे स्पर्म्स भाग रहे थे और उसमें से सिर्फ एक जीतता है और वो एक वो एग को फ्यूज करेगा, ठीक है? समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ है, कुछ नहीं समझा तो बताओ, ओके? अब उसके अलावा हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि सेल हमारे जो होता है वो 2 काइंड्स होते हैं, 2 तरीके के सेल हैं। हम सबको पता है क्या है वो 2 तरीका। तो फर्स्ट इज व्हाट? प्रोकैरियोटिक सेल। पहला वाला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकेंड वन इज व्हाट? यूकैरियोटिक सेल। ये मैंने पहले भी रिपीट किया है कि जब अपन सेल का टाइप पढ़ेंगे तो सेल टाइप्स आर व्हाट? 2 types which are the only major type of cell. The first is what? Prokaryotic cell. वॉट इज लिविंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो प्रोकैरियोटिक थे, जो यूनिसेल्युलर थे, जो मल्टीसेल्युलर थे। अभी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर क्या होता है ये तो तुमको वर्ड से ही पता चला है। यूनी मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का कंसेप्ट हम लोगों को वर्ड से नहीं पता चल रहा है, उसका कंसेप्ट हमको प्रोकैरियोटिक वर्ड से नहीं पता चल रहा, ठीक है? कैरियो मतलब व्हाट? सेल, ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या कि दिस आर द प्रिमिटिव सेल हैविंग 3 बेसिक स्ट्रक्चर, टिपिकली सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोले कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे? प्रिमिटिव सेल होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है? बेसिक कैटेगरी ऑफ सेल है। इसमें हम लोगों को कुछ भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेंगी। जो भी सेल हमारे पास में है वो कॉम्प्लेक्स सेल है। बट अगर मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा, से बैक्टीरिया, से यूबैक्टीरिया, ये कैसे? इनका कंसेप्ट बहुत ही बेसिक है। इनमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होंगे, ना ही एक ट्रू न्यूक्लियस होगा, ओके? इनमें क्या है? तो इनमें एक सेल है, एक ऐसा रफ सा शेप है जिसके अंदर क्या होगा? तो न्यूक्लियोइड होगा, ओके? न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोलस है कि नहीं है? नहीं है, राइट? सो अभी अगर अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल जिसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा और ना ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? अभी मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये 2 चीज़ें, 2 कंसेप्ट भी तुम लोगों को समझना है जो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। धीरे धीरे करके, बहुत ज़्यादा मत लो अंदर, कंफ्यूज हो जाओगे, ओके? अभी प्रोकैरियोटिक सेल का इतना समझ में आया कि उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन लैक करता है, जिसमें देयर इज नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ओके? सो व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियर material is present in the region of cytoplasm called nucleoid. There is no nucleolus, instead there is what? Nucleolide.
सेल है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमने जानना है। क्यों? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल अगर नहीं होगा तो हमारा जो भी सेल डिवीजन है वो परफॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर सेल डिवाइड भी हो गया, समझ लो सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो आगे जो भी 2 डॉटर सेल बनेंगे उनमें बचा ही क्या? कुछ भी नहीं। जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जेनेटिक मटेरियल माने क्या? डीएनए, आरएनए। डीएनए आरएनए में क्या है? सारे के सारे कैरेक्टर्स जो आज मुझ में प्रेजेंट है। जब मेरी बच्ची होगी तो उसमें भी ये सारे कैरेक्टर्स जाएंगे। समझ लो एक कोई कैरेक्टर अगर नहीं गया तो क्या होगा कि उसके अंदर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी जिसकी वजह से उसके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बराबर है। तो इसीलिए हमारे ईच एंड एवरी सेल से प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल सब में जेनेटिक मटेरियल इंपॉर्टेंट है। बस बात इतनी है कि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल एक प्रॉपर इसमें प्रोटेक्ट होता है, एक प्रॉपर पाउच में प्रोटेक्ट हो रहा है। पर जब अपन प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं वो कैसे है? वो प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल है। एंड बिकॉज द प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल, उनमें क्या हो रहा है? उनमें ये सारा तामझाम नहीं है, उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, मेम्ब्रेन नहीं है, उनमें इंस्टेड सारी की सारी चीजें साइटोप्लाज्म मतलब एक जेली लाइक कंटेंट में घूम रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये सब कुछ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। एक जेली लाइक कंटेंट में घूम रहा है, उनका जेनेटिक मटेरियल भी घूम रहा है क्योंकि उनके पास में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इंस्टेड उसके पास में क्या है? न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा, ओके। अब अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए, ये सारे क्या है? एब्सेंट है उसमें, दे आर नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेल। अब ये टाइप का सेल हम लोगों को कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये टाइप का सेल हमको मिलता है वायरस में, बैक्टीरिया में एंड साइनोबैक्टीरिया। दैट मीन्स विच ग्रुप में थे ये लोग? कौन से ग्रुप में थे ये? मोनेरा में थे कि प्रोटिस्ट में थे? मोनेरा में थे, करेक्ट। मोनेरा वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा सेल टाइप था? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप था, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों को रिलेट करके अभी के अभी याद रखना है, फिर बाद में और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बाद में और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी याद करने के लिए, ओके। तो समझ में आ गया इतना? एवरीबडी, किसी को कोई डाउट है? एक बार रिपीट कर लूँ, एक बार की पॉइंट्स बता दूँ, ओके। सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? इट इज़ द प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल, जो कहाँ नहीं होने वाला है हमारे पास में, बाकी के कोई भी ग्रुप में नहीं होगा, सिर्फ मोनेरा में मिलेगा। जो कौन इंक्लूड करता है? बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। ये सेल कैसा होता है? तो ये सेल बहुत ही बेसिक होता है, जिसमें ना सेल मेम्ब्रेन होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ना न्यूक्लियस है और ना ही सेल ऑर्गेनल है। और क्योंकि इनमें ये सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होगी तो इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? फ्री फ्लोइंग होगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेल लाइक कंटेंट है जो वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? तो न्यूक्लियोइड में होगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड कैसे? ऐसे डेंस काला कलर का तुम लोगों को बस इतना ऐसे टाइप का दिखेगा, उसमें कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहेगा और वो इधर उधर फ्री फ्लो करेगा, ठीक है। समझा इतना? इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो जल्दी से बोलना, ओके। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज 0। माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट? पावर हाउस ऑफ सेल, यार बचपन से देखे सुने हैं हम लोगों ने, बराबर। सो हमारा जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इन बैक्टीरियल सेल वो कैसा है? वो है 0। कैसा है? 0 है। सो द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक सेल इज माइकोप्लाज्मा, जो हम लोगों ने बात किया था। एक बार पूछती हूँ वापस तुम लोगों को, तुमको लास्ट लेक्चर का याद है क्या? स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग, लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, राइट। याद है ना इतना कि मैम ने बड़बड़ करके खत्म कर दी? याद है तुम लोगों को, राइट। सो स्मॉलेस्ट सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0 because they have no cell organelle, और cell organelle माने क्या? Mitochondria, Golgi body, lysosomes, okay. In photosynthetic prokaryotic bacteria, chlorophyll is associated with membranous vesicle. Membranous vesicle क्या होता है? This is your homework, हाँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले यही चीज़ सब तुमको समझाऊंगी। Membranous vesicle क्या होता है? Just let me know तुरंत, okay. सो इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल किसके साथ एसोसिएट करता है? तो वो मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ में एसोसिएट करता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, जो कि कौन है हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब जब अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होने वाला है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। These are complete cell which contain membrane bound organelles and nucleus. Unicellular and multicellular plant and animal have eukaryotic cell. Eukaryotic cell क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ सेल है, ये इवॉल्व वर्जन हो गया सेल का, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें तुम लोगों को बहुत प्रॉपर्ली बताई जाएगी। तुम्हारे पास में वो सेल में बहुत सारे फंक्शन करने की कैपेसिटी होती है, और वो फंक्शन करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होंगे। कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? एक डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ सेल है, एक इवॉल्व वर्जन है सेल का, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें टेंडेंसी है, जिसमें कैपेसिटी है ऑफ परफॉर्मिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन, बिकॉज ये सारे फंक्शन के लिए इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल होगा। तो क्या सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, कौन सी सारी चीजें हैं, ये आई विल टेल यू, ओके। सो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर प्लांट एंड एनिमल हैव यूकैरियोटिक सेल। सो अब जब अपन बात करते हैं अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज देयर, अभी सेल है, सेल के दो टाइप है, एक प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कैसा है? बेसिक है एकदम, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बराबर। अब आते हैं प्रोकैरियोट पे। अब जब अपन प्रोकैरियोट की बात, यूकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट में क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैटेगरी, इवॉल्व्ड कैटेगरी, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे। बट अब यूकैरियोट के दो टाइप हो जाते हैं, समझ में आया? यूकैरियोट के देयर आर टू टाइप, एक हो जाता है प्लांट सेल, दूसरा हो जाता है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सारे डिफरेंस होते हैं, ये भी मैं तुम लोगों को समझाऊंगी। टिल देन तुम ये ध्यान में रखो कि जब अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके पास क्या है, इसके बाद एक सर्टन सेल ऑर्गेनल्स होंगे, और ये सर्टन सेल ऑर्गेनल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो सेल ऑर्गेनल हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल में अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सा पहला सेल ऑर्गेनल मिलेगा? सारे ही पहले होंगे। हमारे पास में वहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, बराबर। उसके बाद में हमारे पास में गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारे पास में वहाँ पे लाइजोसोम्स है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें तुमको नोट डाउन करनी है अपने बुक में, कि जब अगर मैं बात करती हूँ अबाउट न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस कैसा है? इसका न्यूक्लियस डेंस है, इवॉल्व्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के बाहर एक परत होगी, ये प्रोटेक्टिव लेयर होगी, बराबर। उसके अलावा इसके पास क्या है? इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के एक अप्रोप्रिएट फंक्शन होंगे। फिर उसके अलावा इनके पास में गोल्जी बॉडीज़ हैं। गोल्जी बॉडी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ना है। उसके बाद में हमारे पास में लाइजोसोम है, जिसको अपन सुसाइडल बैग कहते हैं। तो अगर वो सुसाइडल बैग है तो वो क्यों है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद में हमारे पास में और क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर फ्लोट करता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। तो इसका कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सब हम लोगों को धीरे 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 प्रॉपरली इस चीज़ में हम लोगों को देखना है कि जब अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ सेल है एंड उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ओके। सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर प्रॉपरली समझ में आया, अच्छे से तुम्हारे दिमाग में घुसा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है ये चीज़ समझने में, ये चीज़ याद रखने में, तो मुझे बताओ। ट्रस्ट मी, सिर्फ ये मैं 2-3 लेक्चर में रिपीट करूंगी तो तुमको ऐसे ही बाय हार्ट याद हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉच द लेक्चर वेरी केयरफुली, ओके। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पढ़ाई को हल्के में मत लो। एग्जाम्स हो रही है, नहीं हो रही है, इट शुडंट बॉदर यू। हम लोगों को पढ़ना है, ये दिमाग में रखना है, ओके। सो आई होप एवरीबडी विल कीप देयर वर्क अप टू डेट। सब लोग बहुत प्रॉपरली रहेंगे और यूनिफॉर्म वे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सेल थियरी के 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जो क्या क्या थे। तो सेल हमारे बॉडी में हर जगह है, हमारी बॉडी कंपोज्ड है सेल से। दूसरा सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल जो है हमारा वो क्या है?
तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है, बराबर, और हर एक ज़िंदगी जो भी फॉर्म हुई है वो एक सिंगल सेल से फॉर्म हुई है, बराबर। ये चीज़ पढ़ी। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े, जो एक प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल थी, जिसके अंदर ना सेल ऑर्गेनल है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना प्रॉपर न्यूक्लियस है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें ये सेल कैसी है? इवॉल्व्ड है, कॉम्प्लेक्स है, अच्छी है, ओके, जिसके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनल है टू परफॉर्म डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन, और इसीलिए ये सेल बहुत सारे अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। और इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आई होप अंटिल देन तुम लोगों को जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सब समझ में आ गया, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ एनीबडी हैज़ एनी डाउट डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।